Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about different types of forces in nature. यानी नेचर में कौन कौन सी फोर्सेस जो होती हैं जो हमें महसूस होती हैं, लेकिन हमारे अतराफ़ मौजूद हैं, लेकिन हम उनको जो है फ़िज़िक्स की टर्म्स में क्या कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। नाउ पहली जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यह फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये हर बॉडी के दरमियान मौजूद होती हैं। यानी कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं, उन सब के दरमियान एक पुलिंग फोर्स है, आपस में खींचने की क़ुव्वत है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अगर जैसे अर्थ और मून ले लें, तो यहाँ पर आप देखें कि अर्थ और मून के दरमियान एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो मून कभी भी अर्थ के गिर्द रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ज़मीन चांद पे लगा रही है। अच्छा, तो चांद भी ज़मीन पे फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि हर बॉडी दूसरी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो जब भी मून की फोर्स अर्थ पे लगती है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो समंदर में जो मौजें बनती हैं, वो जिसे हम टाइड्स कहते हैं, तो वो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनती है। यानी कि ये जो आप ब्लू लाइंस देख रहे हैं, ये टाइड्स हैं। ठीक है, यानी कि ये वो हैं कि मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, जो दो इक्वेटर्स हैं उस पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, और जो इक्वेटर है यानी कि जो बीच के दुनिया के जो सेंटर जो है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो लगती है। इस वजह से समंदर में जो मौजें हैं वो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनती हैं। इसी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सैयारे हैं, सितारे हैं, सब ग्रेविटेशनल फोर्स रखते हैं। ठीक है, तो ये नेचर की सबसे बुनियादी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद दूसरी जो फोर्स है जो नेचर में प्रेजेंट है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। तो ये चार्जेस के दरमियान होती है। अभी हम आगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं इसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। यानी एक दूसरे की तरफ ये खींचते भी हैं, अगर डिफरेंट चार्जेस प्लस माइनस होंगे तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम चार्जेस होंगे यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। इस वजह से ये इसकी नेचर दो तरह की होती हैं। अच्छा, थर्ड फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखती है। यानी जब हम बॉडी को सर्कुलर मोशन में बात करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो एसेंशियल फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो बॉडी कभी भी सर्कुलर मोशन में मूव ना करे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट या टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो अप्लाई होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए। नाउ फोर्थ इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, तो उनकी सरफेसेस के दरमियान जो फोर्स पैदा होती है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जो है मोशन के अपोजिट होती है। यानी कि अगर आप देखें मोशन, अगर आप इस बॉडी को इस तरफ पुश कर रहे हैं और ये मूव कर रही है इस तरह मूव करने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन हमेशा बॉडी को अपोज करेगी। ठीक है, तो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन पैदा होती है। और फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेसेस के आपस से में मिलने
यानी कि दो सरफेसेस जब आपस में मिलती हैं तो जब ही फ्रिक्शन पैदा होती है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी अगर कोई स्ट्रिंग है, धागा है, या कोई रस्सी है जिससे जो है कोई वेट लटका हुआ है, तो उस धागे में या रस्सी में जो टेंशन पैदा होगी, जो फोर्स जनरेट होगी, उसको हम कहेंगे टेंशन। ठीक है। ये टेंशन जो है हमेशा स्ट्रिंग्स में पैदा होती है। ठीक है, जो कि जिनमें खिंचाव होता है किसी वेट की वजह से या फोर्स की वजह से, जिनमें खिंचाव पैदा होता है, उसको हम कहते हैं टेंशन। नाउ अब सबसे, अभी हमने जो पढ़ा टेंशन इन स्ट्रिंग, सबसे पहले हम इसकी बात कर देते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपने, ये स्ट्रिंग है और इससे एक वेट लटका हुआ है। ठीक है, ये बॉडी है, एक वेट है जो कि इस स्ट्रिंग से अटैच है, और इस स्ट्रिंग को आपने हैंड से अपने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे जो है ना, ये जो है हैंड जो है वो इस पॉइंट पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा ताकि, और यहाँ पे जो है दूसरी साइड पे जो दूसरी फोर्स होगी वो उसकी वेट होगी। ठीक है, तो एट वन पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, यानी एक पॉइंट पे आपका हाथ जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और दूसरे पॉइंट पे वेट जो है बॉडी का वो नीचे की तरफ इस स्ट्रिंग को खींच रहा होगा। तो इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग के एक पॉइंट पे ऊपर फोर्स लग रही है और एक पॉइंट पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। नाउ अब अगर किसी भी धागे को आप दो तरफ से खींचेंगे तो उसमें क्या पैदा होगी? टेंशन। ठीक है, ये टेंशन की फोर्स है। यानी कि पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पर ये टेंशन पैदा होगी किसकी वजह से? इस वेट की वजह से। तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये वेट जो है ये एक्शन कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, और उसके रिएक्शन में इस स्ट्रिंग पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, जो कि क्या है? इस स्ट्रिंग में टेंशन पैदा हो रही है। इसी तरह इस पॉइंट बी पर जो हमारा हाथ है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और उसके रिएक्शन के तौर पे नीचे की तरफ उतनी ही फोर्स लग रही है जो कि इस स्ट्रिंग में टेंशन पैदा कर रही है। तो दोनों पॉइंट्स पे जो फोर्सेस हैं वो इस स्ट्रिंग में टेंशन पैदा कर रही हैं। ठीक है, जिसको हम कहेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में जो खिंचाव होता है उसको हम कहते हैं टेंशन। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रिंग को बीच में से तोड़ देते हैं तो ये टेंशन क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, और हाथ, आपके हाथ पर कोई वेट फील नहीं होगा। यानी आपने धागा पकड़ा होगा, लेकिन चूँकि वेट का कनेक्शन अब ख़त्म हो गया है हाथ से। ठीक है, वेट और हाथ, इन दोनों का जो कनेक्शन था वो स्ट्रिंग के थ्रू था, और ये स्ट्रिंग में टेंशन की वजह से आपको वेट फील होता है। अगर ये स्ट्रिंग काट दिया जाए या टूट जाए तो फिर आपको ये वेट फील नहीं होगा, क्योंकि अब स्ट्रिंग में जो टेंशन थी वो ख़त्म हो गई। तो आपके हाथ पे कोई फोर्स नहीं लग रही होगी टेंशन की, इसलिए आपको कोई वेट भी फील नहीं होगा। नाउ अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं कैसे करेंगे। अगर एट पॉइंट ए पर अगर ये पॉइंट कंसिडर करें तो इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड वेट ऑफ द बॉडी, ये आपस में इक्वल होंगी। और पॉइंट बी पर फोर्स ऑफ स्ट्रिंग और टेंशन इन स्ट्रिंग, यानी एक अपवर्ड फोर्स है, फोर्स इन स्ट्रिंग, और टेंशन इन स्ट्रिंग डाउनवर्ड फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे। तो अल्टीमेटली तमाम फोर्सेस जो हैं वो बराबर होंगी और एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी। और चूंकि यहाँ कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इस वजह से जो वेट है वो स्टेशनरी होगा। ठीक है, तो यानी कि कोई मोशन नहीं होगी, वेट मुस्तकिल लटकता रहेगा। अगर इसके अंदर वेट की फोर्स बढ़ जाती है,
ठीक है। या अपवर्ड फोर्स जो है वो बढ़ जाती है। अगर हाथ के ऊपर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होगी। और अगर हाथ की तरफ नीचे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी वेट बढ़ा देंगे, तो वेट जो है वो आपके हाथ को नीचे की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो जिस साइड पे भी फोर्स ज़्यादा होगी उस साइड पे मोशन पैदा हो जाएगी। लेकिन अभी चूंकि ये सारी फोर्सेस बराबर हैं, इस वजह से देयर विल बी नो मोशन।